नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लॉकडाउन बढ़ने पर जारी सस्पेंस की, मनमोहन सिंह की केंद्र को सलाह की, जानेंगे उद्धव सरकार ने कामगारों के लिए क्या किया ऐलान, और अर्थव्यवस्था पर रघुराम राजन ने सुझाया क्या प्लान, और आखिर में बात बेरोजगारी दर पर CMIE की रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने फिर उठाया दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों का मुद्दा। कहा हर दिन बढ़ रही है लोगों की मुश्किलें। योगी सरकार सूची और योजना बनाने के नाम पर कर रही है समय बर्बाद। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को सौंपा मास्क बनाने का जिम्मा। एक मास्क के मिलेंगे 11 रुपए। एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का मिलेगा ऑर्डर। देश में लागू पूर्णबंदी के बीच जनता के साथ अब न्यायालय के जज भी हो रहे हैं परेशान। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालने के लिए जज कर रहे हैं 2000 किलोमीटर की सड़क यात्रा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है न्यायाधीशों की नियुक्ति। 3 मई तक जारी तालाबंदी के बीच स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बातचीत करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कल 27 अप्रैल को 1 बजे ट्विटर पर होंगे लाइव। उत्तराखंड पूर्णबंदी के बीच शुरू हुई 4 धाम यात्रा। आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। सीमित संख्या में ही तीर्थ पुरोहित कपाट उद्घाटन में कर सके शिरकत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने पूर्णबंदी की मियाद बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है। सवाल ये कि क्या पूर्णबंदी अभी और बढ़ने वाली है और सरकार इसे अब और कितने दिनों के लिए बढ़ाएगी। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई राज्य पूर्णबंदी की मियाद और बढ़ाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पहले सरकार ने 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों की पूर्णबंदी की घोषणा की। हालात नहीं सुधरे तो पूर्णबंदी बढ़ाकर 3 मई तक कर दी गई। मतलब 3 मई तक देश 41 दिन बंद रहेगा। पूर्णबंदी के 34 दिन बीत चुके हैं और अभी भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन क्या पूर्णबंदी और बढ़ने वाली है? दरअसल सरकार ने इस पर अभी फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ज्यादा मामले वाले इलाकों में पूर्णबंदी की मियाद बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं तेलंगाना पहले ही 7 मई तक पूर्णबंदी की घोषणा कर चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है, जिसमें राज्यों के हालात के साथ साथ पूर्णबंदी पर भी चर्चा होगी। ये भी हो सकता है कि सरकार पूर्णबंदी का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दे। जहां मामले कम हो वहां ढील दी जा सकती है। कर सरकार ने आगे की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। कल मामले को लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात की थी। ऐसे में संभावना यही है कि कल प्रधानमंत्री पूर्णबंदी को लेकर बैठक के बाद फैसला ले सकते हैं। दरअसल सरकार के लिए पूर्णबंदी हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर 40 दिनों के बंद के बाद सरकार पूर्णबंदी हटाती है और फिर मामले एकाएक बढ़ते हैं तो फिर सरकार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार पूर्णबंदी नहीं हटाती तो फिर आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी। जानकार सरकार को चरणबद्ध तरीके से पूर्णबंदी हटाने की सलाह दे रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सरकार को लेना है। देखना होगा कि कल की प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, लॉकडाउन को लेकर जो हालात 14 अप्रैल से पहले बने थे वो एक बार फिर से सामने आ रहे हैं और कई राज्य सरकार बंद की मियाद बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। अब इसी बीच कल PM मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी होनी है, लेकिन कई राज्यों की सरकारें वर्तमान हालात में केंद्र के फैसले को लेकर मनमानी का आरोप भी लगा रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी मीनाक्षी, अब 3 मई जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लॉकडाउन की मियाद को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। इसी सिलसिले में कल PM की मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अब तक जो खबरें आ रही हैं उस आधार पर यह तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाया जाएगा और इस बारे में कई मुख्यमंत्रियों की राय जो है वो भी सामने आ गई है। लेकिन इन सब के बीच कई राज्यों ने केंद्र के द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर भी आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए हैं। दरअसल इस गंभीर महामारी के मसले पर PM मोदी ने शुरू से राज्य सरकारों को भरोसे में नहीं लिया। लॉकडाउन के पहले उन्होंने राज्य सरकारों से चर्चा नहीं की, लिहाजा अफरा तफरी मच गई। बहुत से कामगार देश के दूसरे राज्यों में फंस गए। बहुत सी राज्य सरकारें अपने लोगों को वापस बुलाना चाहती हैं, लेकिन केंद्र से उन्हें इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र ने अलग अलग राज्यों में जो स्वास्थ्य टीमें भेजी हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। TMC का आरोप है कि जिन राज्यों में मामले ज्यादा हैं वहां कम टीमें भेजी गई, जबकि पश्चिम बंगाल में कम मामले हैं फिर भी वहां ज्यादा टीमें
पार्टी में भेज दी गई हैं। राज्य सरकारों को केंद्र से आर्थिक मदद न मिलने की भी शिकायत है। इन तमाम बातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, जबकि राज्यों की निर्भरता केंद्र पर बढ़ती जा रही है। राज्यों के पास आय के साधन घटते जा रहे हैं। स्थानीय कारोबार बंद है, संपत्तियों का लेन देन बंद है। लॉकडाउन के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री जो है वो लगभग शून्य है और शराब की बिक्री पर भी रोक है। कई राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी मुश्किल हो रही है। जीएसटी की हिस्सेदारी राज्य सरकारों को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम तो पूरी तरह से केंद्र को अपनी मदद दे रहे हैं, लेकिन केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है, बल्कि मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मीनाक्षी, अगर इस महामारी को जड़ से खत्म करना है तो केंद्र को हर राज्य का साथ चाहिए होगा और उसके लिए राज्यों का विश्वास जीतना मोदी सरकार के लिए अहम चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश को मौजूदा मुसीबत से निकालने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी पूर्णबंदी का सख्ती से पालन करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बार बार जांच में तेजी लाने का केंद्र को सुझाव दे रहा है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जांच सुविधाओं का दायरा बढ़ाने को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से अपील की है। इस वक्त देश जिस स्वास्थ्य मुसीबत से जूझ रहा है, उससे पार पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, जिस पर विपक्ष भी सरकार को कई सुझाव दे चुका है। वहीं हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस तो कई बार जांच में तेजी लाने का मुद्दा उठा चुकी है। अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि जांच सुविधाओं में तेजी के बिना भारत इस चुनौती से पार पा नहीं सकता। मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो में कहा कि जांच और प्रभावितों का पता लगाना इस मुसीबत से लड़ने में अहम है। सिंह ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में जांच सुविधा नहीं होने से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं और जांच की ज्यादा बेहतर सुविधाओं के बिना हम इस समस्या से नहीं उबर पाएंगे। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी से जुड़ी वर्तमान मुसीबत को दूर करने के संबंध में जारी वीडियो में विभिन्न नेताओं के विचारों को भी साझा किया है। ये नेता मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बने सलाहकार समूह के सदस्य हैं। मनमोहन सिंह ने प्रवासी कामगार के संबंध में मानवता और आर्थिक सुरक्षा के विषय पर भी जोर दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासियों की समस्या को दूर करने के लिए पार्टी के पास एक विस्तृत रूपरेखा होनी चाहिए। राहुल ने कहा, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि प्रवासी कामगार सही सलामत रहें, लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि इस बात को अमल में लाने के लिए असल जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। विभिन्न राज्य सरकारें इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न कार्य प्रणालियाँ चुन सकती हैं। यानी इस कांग्रेस का साफ कहना है कि सिर्फ पूर्णबंदी लागू करने से ये मुसीबत खत्म नहीं होने वाली। इसके लिए सरकार को टेस्टिंग में तेजी लानी ही होगी। अब मोदी सरकार इस पर कितना ध्यान देती है, ये देखना होगा। अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जहां सरकार को राय दे रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ाने पर मौजूदा परेशानी को रोक के जाने का सुझाव दे रहे हैं, तो वहीं बंद के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे गरीब कामगारों की परेशानी किसी को नजर नहीं आ रही है। इसी बीच उद्धव सरकार ने गरीब कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए कवायद तेज कर दी है। उद्धव सरकार ने 6 राज्यों से कहा है वो अपने प्रवासी कामगारों को घर बुला लें। एक तरफ महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर पहले ही परेशान है, ऊपर से केंद्र सरकार का रवैया भी उद्धव सरकार की परेशानी में और भी ज्यादा इजाफा करने का काम कर रहा है, जिसके बाद अब उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों के फंसे लोगों को उनके गृह राज्य लौटने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है, बशर्ते उनके राज्य उनके लिए पूर्णबंदी के दौरान यात्रा की व्यवस्था करें। जी हाँ, खबर है कि उद्धव सरकार ने राज्य में खराब होते हालात और प्रवासियों की बढ़ती बेचैनी को देखते हुए 6 राज्यों से कहा है कि वो अपने फंसे हुए लोगों को वापस बुला ले। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लगभग 3.5 लाख लोग फंसे हैं। इन राज्यों की सरकारों से कहा है कि वो उनके यहाँ के फंसे लोगों को बुला लें। इसके लिए महाराष्ट्र की सीमाओं तक इन प्रवासियों को छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में 4 से 5 लाख तक प्रवासी कामगार हैं। वहीं कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में फंसे तीर्थयात्रियों को वापस बुलाने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन केंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए थे। साफ है, मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र अभी कामगारों की घर वापसी करवाने के मूड में नहीं दिख रही है, तो वहीं उद्धव सरकार कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए विकल्प तलाश रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिन राज्यों से सरकार ने कामगारों को घर बुलाने की मांग की है, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
अब उद्धव सरकार जहां प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाती नजर आ रही है, तो वहीं बिहार की नीतीश सरकार प्रवासी लोगों को उनके घर पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। और यही कारण है विरोधियों के तल्ख तेवर से सूबे की डबल इंजन सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की माने तो बिहार सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार की डबल इंजन सरकार एक बार फिर विरोधियों के सवालों से घिरी हुई नजर आ रही है। विरोधी सरकार की खामियां गिनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो सोशल मीडिया के जरिए सुशासन सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश शिवहर की चिट्ठी का हवाला देते हुए तेजस्वी ने ट्वीट किया है, जिला और सत्र न्यायाधीश शिवहर के इस पत्र को पढ़कर आप बिहार सरकार की मौजूदा मुसीबत से जुड़ी तैयारियों, बचाव और उपचार का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार बस खाना पूर्ति कर रही है, ना कोई प्रोएक्टिव अप्रोच है और ना ही रिएक्टिव। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी नीतीश सरकार की मौजूदा मुसीबत के समय तैयारियों में खामियां भी गिनवा रहे हैं। उन्होंने लिखा, बिहार में जरूरी टेस्टिंग नहीं, ना ही जरूरी उपकरण है। बाहर फंसे 17 लाख बिहारियों को निकालने में असमर्थ, राशन वितरण में धांधली, पृथक केंद्रों में कोई सुविधा नहीं, जांच रिपोर्ट्स में गड़बड़ी, आंकड़ों में बाजीगरी, पूर्णबंदी का उचित पालन नहीं, ये सब सीएम की विफलताएं हैं। सिर पर मुसीबत भारी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में सियासत जारी है। विपक्ष सरकार को बेहतर इंतजाम करने का सुझाव तो दे रहा है, लेकिन साथ ही अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा तेजस्वी के इन शब्द बाणों पर बिहार सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। अब बेशक विपक्ष नीतीश को असफल बताकर बिहार को भगवान भरोसे बता रहा है, तो वहीं फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था भी भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। मौजूदा हालात में सरकार ने कुछ रियायतें देकर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी सरकार को बेहद ठोस रणनीति की जरूरत है, जिसके मद्देनजर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र को कुछ सुझाव दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार के लिए अर्थव्यवस्था के पहिए को पटरी पर लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जान भी जहान भी कहा तो जरूर था, लेकिन फिलहाल जहान को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ सुझाव दिए हैं। राजन की माने तो भारत को मौजूदा हालात से निकलने और इकोनॉमी की हालत सुधारने के लिए नया तरीका ढूंढना होगा। जिंदगी के साथ साथ आजीविका बचाने के लिए सरकार को आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए। राजू ने कहा कि मौजूदा मुसीबत के बाद का वक्त वित्तीय अस्थिरता वाला नहीं होना चाहिए, जैसा मौजूदा हालात से पहले था। इसके लिए उल्लेखनीय सुधारों की जरूरत होगी और इन सुधारों पर हम किस तरह राजनीतिक एकमत कायम करते हैं, ये मूल सवाल होगा। अगर ये सुधार नहीं किए गए तो भारत बेहद अप्रभावी तरीके से आगे बढ़ेगा और एक बहुत बड़ी युवा आबादी वाले देश के लिए ये अच्छा नहीं होगा। दरअसल भारत लंबे वक्त तक पूर्णबंदी में नहीं रह सकता, लिहाजा रघुराम राजन ने सरकार को चरणबद्ध तरीके से पूर्णबंदी हटाने का सुझाव दिया है। साथ ही आर्थिक पैकेज को लेकर चेताते हुए कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि इससे करेंसी पर कोई असर न पड़े और ब्याज दरें न बढ़ें। ऐसा पहली बार नहीं है जब राजन मोदी सरकार को कोई सलाह दे रही हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजन की सलाह मोदी सरकार के कितने काम आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात बेरोजगारी दर पर CMIE की रिपोर्ट की। दुनिया स्वास्थ्य हालात से जूझ रही है, जिसका असर वैश्विक इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। भारत भी इस मुसीबत से अछूता नहीं है। 3 मई तक पूर्णबंदी के कारण कारोबार ठप है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और करोड़ों की नौकरी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। पूर्णबंदी जो इस मौजूदा स्वास्थ्य हालात में जरूरी है, वहीं दूसरी ओर ये पूर्णबंदी अपने साथ बड़ी परेशानी लेकर आई है, जिससे उबरने में देश को सालों लग जाएंगे। पूर्णबंदी के कारण कारोबार ठप है, उत्पादन घट गया है, औद्योगिक गतिविधियां रुक गई हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आयात निर्यात हो नहीं रहा, जिसका सीधा असर लोगों के काम धंधे पर पड़ रहा है। नतीजा भारत में अब तक 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। भारत में बेरोजगारी 25% हो चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI ने दावा किया है, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर 26.2% पहुंच गई है। ये मार्च में 8.4% थी। खास बात ये कि ग्रामीण भारत में कभी भी बेरोजगारी दर दहाई अंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन ये भी 26.7% हो चुकी है। ये शहरों में 25.1% है। आकलन है कि अब तक देश में 14 करोड़ लोग अपना काम गंवा चुके हैं। CMI की रिपोर्ट की माने तो जनवरी में देश में 41 करोड़ 10 लाख लोग रोजगार पा रहे थे, जो मार्च खत्म होने तक 39 करोड़ 60 लाख रह गए।
सबसे ज्यादा नुकसान असंगठित क्षेत्र को हुआ है। पहले 1,50,00,000 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा था, अब इनकी संख्या 90 लाख तक रह गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डफ्लो और अभिजीत बनर्जी की माने तो भारत में ज्यादा प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाने की जरूरत है। वहीं सीएमआई के सर्वे में 52% कंपनियां मान रही हैं कि नौकरियों में 30% तक कमी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी भी इस ओर सरकार का ध्यान खींच चुकी है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस मुसीबत से पार पाने के लिए क्या कदम उठाती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।